Welcome friends. Today we are going to discuss the centromere and the telomere. Their structure and their function we will discuss. जैसा हमने पिछले लेक्चर में ये कंसिडर किया था यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन जब हम पढ़ रहे थे कि हेटेरोक्रोमेटिन और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन के जो दो कॉमन एग्जाम्पल हैं वो सेंट्रोमियर और टेलोमियर है। 11th-12th ऑनवर्ड्स जब हम क्लासेस में पढ़ रहे हैं कि क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी में भी हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को सेंट्रोमियर के तौर पे पढ़ा है और लीनियर क्रोमोसोम के एंड्स को हमने टेलोमियर के तौर पे पढ़ा। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम ये देख रहे हैं कि सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के तौर पे देखा जाता है जब माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम को स्टडी किया जाता है। ये कंस्ट्रक्शन रीजन बेसिकली एक हेटेरोक्रोमेटिक रीजन है, यानी हेटेरोक्रोमेटिन है, यानी जो डीएनए है उसके साथ में हिस्टोन्स इस कदर अटैच्ड है कि वो कंडेंस्ड फॉर्म में आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से उसका ट्रांसक्रिप्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है। तो इस हेटेरोक्रोमेटिन रीजन की खास बात यह है कि ये मियोसिस और माइटोसिस में जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उन स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट को फैसिलिटेट करवाता है। अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम को मूवमेंट करवाएंगे, कभी मेटाफेज प्लेट की तरफ, कभी उससे अपार्ट जो दो ध्रुव हैं, जो दो पोल्स हैं उनकी तरफ, और इस तरीके से ये क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिन को सेग्रीगेट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, या हम यूँ कह दें कि जो दो क्रोमेटिड्स होंगे उन दोनों क्रोमेटिड्स का जो साइट ऑफ अटैचमेंट है वो सेंट्रोमेरिक जोन है। ओके, अब ये क्रोमेटिड 1 से 2 कैसे बन गए वो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि इंटरफेज के स्पेशलाइज्ड सब फेज एस फेज में, सिंथेसिस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और डीएनए का डबल अमाउंट बन जाता है, और यही डबल अमाउंट एम फेज यानी मियोसिस या माइटोसिस के टाइम पर ये काफ़ी कॉम्पैक्ट और कंडेंस हो जाता है और हमें क्रोमेटिड की फॉर्म में दिखाई देने लगता है। और जहाँ पर वो दोनों क्रोमेटिड जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो बहुत आसानी से, ये दो ब्राउन कलर में जो क्रोमेटिड्स हैं और ये सेंट्रल रीजन पे जुड़े हुए हैं, इसलिए इस जोन को सेंट्रोमियर नाम दे दिया गया। और इसी सेंट्रोमियर के चारों तरफ कुछ प्रोटीन्स एसोसिएटेड होती हैं जिनको हम काइनेटोकोर बोलते हैं, और ये काइनेटोकोर जो है वो स्पिंडल फाइबर्स यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ में अटैच्ड होती हैं, जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर्स पर इस क्रोमोसोम का प्रॉपर वे में मूवमेंट हो पाता है। कभी वो मेटाफेज प्लेट में एग्रीगेट होते हैं, वहाँ पे सेटल होते हैं, और एनाफेज, लेट एनाफेज में वो दोनों क्रोमेटिड अलग अलग होकर दो अलग अलग पोल्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इसलिए सेंट्रोमियर रीजन का जो मेजर रोल है वो इस बात में है कि ये जो क्रोमेटिड्स हैं उनका डॉटर सेल्स में करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करवा पाते हैं। ओके, तो ये सेंट्रोमियर का बेसिक जोन है। सेंट्रोमियर की डीएनए सीक्वेंस को जब एनालाइज किया गया तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि सैकेरोमाइसिस सर्विसी में ये तकरीबन इसका कोड सीक्वेंस 125 बेस पेयर का होता है, और उसको उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया, CDE1, CDE2 एंड CDE3। CDE मीन्स सेंट्रोमियर डीएनए एलिमेंट। इन तीनों रीजन में से जो लार्जेस्ट डोमेन है, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो है CDE2, जो तकरीबन 80 to 85 बेस पेयर का जोन है, और ये 80 रिच सीक्वेंस है, यानी यहाँ पर एडेनिन और थायमीन बेस पेयर्स का बाहुल्य है। सेंट्रोमियर्स को जब स्टडी किया गया तो ये भी पता चला कि ये बहुत ही हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जिसका एक एग्जांपल होता है अल्फा सैटेलाइट डीएनए, जो कि ह्यूमन बीइंग में देखा गया, और ह्यूमन बीइंग में भी ये 80 रिच और अल्फा सैटेलाइट के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है सेंट्रोमेरिक जोन।
प्लांट्स में जैसे अरेबिडोप्सिस है, उनमें वो टेंडम रिपीट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से साइंटिस्ट ने देखा, ड्रोसोफिला में अरेंजमेंट कुछ और था, तो साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हर ऑर्गेनिज्म में सेंट्रोमेरिक डीएनए सीक्वेंस जो है वो जरूर अलग अलग रहेगा, कॉमन तो सिर्फ उनका फंक्शन है। तो उन्होंने ये इस बात को पता लगाने की कोशिश करी कि अलग अलग सीक्वेंस होने के बावजूद फंक्शन कॉमन क्यों है। तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि क्योंकि हेटेरोक्रोमेटिन है तो एटलीस्ट क्रोमेटिन तो है, और क्रोमेटिन है तो उनका हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएशन है। तो साइंटिस्ट ने जब इस हेटेरोक्रोमेटिन रीजन यानी सेंट्रोमेरिक हेटेरोक्रोमेटिन रीजन को डिटेल में स्टडी किया तो उनको पता चला कि यहाँ पर जो कॉमन हिस्टोन होते हैं कौन कौन से होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। इनमें से H3 के बजाय H3 का कोई वेरिएंट होगा वहाँ पे, और उसको उन्होंने नाम दिया CENPA। CEN स्टैंड्स फॉर सेंट्रोमियर, P फॉर प्रोटीन, A फॉर टाइप ऑफ ए प्रोटीन। सो सेंट्रोमेरिक प्रोटीन A, ये इसको नाम दिया गया, और उसी नाम से हम आज तक इसको रिकग्नाइज करते चले आ रहे हैं। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म में यूनिफॉर्मली प्रेजेंट देखा गया है, लेकिन सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस अलग अलग देखी गई हैं। तो साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि ये डीएनए का प्राइमरी सीक्वेंस जो होता है वो सेंट्रोमियर के फंक्शन के लिए और उसके आइडेंटिटी के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट है। So it is the chromatin structure rather than the specific DNA sequence is responsible primarily for the determination of function of the centromeres. Such kind of inheritance is called epigenetic inheritance. क्या होता है एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस में? इसको हम पहले जेनेटिक इनहेरिटेंस पे देखते हैं। जेनेटिक इनहेरिटेंस मीन्स जो वो इनहेरिटेंस पैटर्न जो डीएनए की सीक्वेंस ATGC इस सीक्वेंस से डिटरमाइन होता है। अगर उस सीक्वेंस में कुछ आपने चेंज कर दिया तो वो चेंज ही आगे प्रोसीड करेगा, उनको कहते हैं हम जेनेटिक इनहेरिटेंस। ओके, एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस का मतलब है जेनेटिक मटेरियल पर सुपरफिशियली जो चेंज होते हैं और वो अगर इनहेरिट करते हैं तो उनको हम एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब ये क्या होता है बेसिकली होता है कि डीएनए का जो सीक्वेंस है वो किसके साथ एसोसिएटेड रहता है, हिस्टोन्स, और हिस्टोन के एसोसिएशन से वो कभी कंडेंस्ड फॉर्म में होगा, कभी वो डीकंडेंस्ड फॉर्म में होगा। तो ये जो पैटर्न है कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन का जो इनहेरिट करता है उसको हम बोलते हैं एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सीक्वेंस सेंट्रोमियर का मैटर नहीं करता, रादर देन उसका क्रोमेटिन स्ट्रक्चर मैटर करता है और वही इनहेरिट करता है। इसलिए इसको किसके एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाता है, एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस। ओके, सो बेसिकली एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस की जो इंफॉर्मेशन है वो कौन कैरी करता है, हिस्टोन्स कैरी करता है। ओके, दैट्स ऑल। नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर द टेलोमियर। टेलोमियर कुछ नहीं होते हैं, डीएनए की जो लीनियर डीएनए के जो एंड्स हैं उनको हम टेलोमेरिक जोन में कहते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसमें काफ़ी बड़ा रीजन तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कुछ रीजन जो 3' OH एंड पर होगा वो रीजन सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन है, इस सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन में एक ही टाइप की सीक्वेंस जिसमें स्पेसिफिकली ग्वेनिन ज़्यादा होते हैं, यानी ग्वेनिन रिच सीक्वेंस जो होंगे वो उनके मल्टीपल रिपीट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में ये रिपीट होता है TTA-GGG। तो TTA-GGG मल्टीपल टाइम्स, 100 टाइम्स यहाँ पर इस सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस को मेंटेन करते हैं। सो द टीलोमियर्स आर नथिंग बट द डीएनए सीक्वेंसेस फाउंड इन द लीनियर क्रोमोसोम। एक्चुअली टीलोमियर का नाम ही इसलिए आया है, टीलो मीन्स टर्मिनल होता है। तो टर्मिनस पे जो सीक्वेंस है, और टर्मिनस सर्कुलर क्रोमोसोम में तो देखने को मिलता नहीं, टर्मिनस मतलब एंड किस में देखने को मिलेगा, लीनियर क्रोमोसोम में। तो 2 टर्मिनस हैं तो जाहिर सी बात है 2 टेलोमेरिक सीक्वेंसेस वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। और ह्यूमन बीइंग में इसमें जो रिपीट्स हैं वो है TTA-GGG। इसी तरीके से टेट्राहाइमेना जो कि एक प्रोटोजोन है
उसको भी डिटेल में स्टडी किया गया उसके टेलोमेरिक सीक्वेंस के रेफरेंस में, तो पता चला यहाँ पे TTA ट्रिपल जी के बजाय TT 4 टाइम्स GG आता है। ओके, और इसी सीक्वेंस की वजह से टीलोमियर क्या करता है, एक लूप बना लेता है। और क्योंकि इस लूप को काटने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड DNAs होते नहीं हैं हमारी सेल में, इसलिए क्रोमोसोम के जो एंड्स हैं वो मेंटेन्ड रहेंगे। और जब वो एंड्स मेंटेन्ड रहेंगे तो उसको स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी देंगे। अदरवाइज सारे क्रोमोसोम आपस में जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल स्टैंडर्ड जोन है, तो सिंगल स्टैंडर्ड जोन तो स्टिकी नेचर का होता है, वो आपस में जुड़ जाएंगे सारे क्रोमोसोम। लेकिन वो जुड़ नहीं पाते। क्यों नहीं जुड़ पाते? क्योंकि टेलोमेरिक जो सीक्वेंस है वो लूप बना लेती है, जिसको हम टी लूप या टेलोमेरिक लूप बोल दिया करते हैं। और इस लूप को काटने के लिए हमारे पास में DNAs प्रेजेंट नहीं होते। तो इस तरीके से हमने देखा कि टीलोमियर्स जो होते हैं वो लीनियर क्रोमोसोम को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और इंटेग्रिटी प्रोवाइड करवाते हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली ये इसके कंप्लीट रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है। कंप्लीट रेप्लिकेशन के लिए क्यों ज़रूरी है वो हम आगे बात करेंगे। साइंटिस्ट ने एक प्राइमरी एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने टेट्राहाइमेना के टेलोमेरिक DNA को लेकर और यीस्ट के प्लाज्मिड के साथ में उन्होंने उसके एंड पे अटैच कर दिया। तो उन्होंने देखा कि जो यीस्ट का प्लाज्मिड है वो लीनियर क्रोमोसोम की तरफ रेप्लिकेट करने लगा। तो साइंटिस्ट ने कंक्लूजन निकाला कि टेलोमेरिक सीक्वेंस आर नेसेसरी फॉर द कंप्लीट रेप्लिकेशन ऑफ ए क्रोमोसोम। अब हम बात करते हैं कि ये जो लूप बने हुए थे, इन लूप के साथ में काफ़ी सारे प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं, और इनका बेसिकली इन टीलोमियर्स का नॉर्मल रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि DNA पॉलीमरेजेस किसी भी DNA सीक्वेंस को एक्सटेंड तो कर सकते हैं, लेकिन टर्मिनस से स्टार्ट नहीं कर सकते। और वो स्टार्ट भी कर देंगे, मान लिया कि फाइनल जो सीक्वेंस है उसको एज ए टेम्पलेट मान के रेप्लिकेशन कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले प्राइमर बनवाएं चाहिए उनको। प्राइमर जो भी होगा, एंड पे जो प्राइमर होगा वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि प्राइमर का नेचर सिर्फ और सिर्फ DNA पॉलीमरेज को फ्री 3 प्राइम ओएच एंड प्रोवाइड करवाना है। तो जब वो डिलीट हो जाएगा तो फिर उस जोन का रेप्लिकेशन कैसे हो पाएगा? उसके लिए हमें अलग से प्राइमर चाहिए, और प्राइमर हवा में हो नहीं सकता। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बेसिकली एक अलग टाइप का DNA पॉलीमरेज काम में लिया जाता है, जिसके पास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी होती है, और उस एंजाइम को नाम दिया जाता है टीलोमरेज। और इस टीलोमरेज की वजह से ही टीलोमियर का रेप्लिकेशन प्रॉपर होता है। अगर टीलोमरेज नहीं है तो नॉर्मल DNA पॉलीमरेज टीलोमियर का कंप्लीट रेप्लिकेशन ना करके कुछ हिस्से का रेप्लिकेशन करेंगे और कुछ हिस्से का नहीं कर पाएंगे। और ऐसा अगर जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम देखें तो टीलोमियर छोटे होते चले जाएंगे, क्रोमोसोम छोटे होते चले जाएंगे, जो कि हो सकता है एजिंग या कैंसर का कारण बन जाए। तो मेंटेनेंस ऑफ टीलोमियर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टडीज ऑफ एजिंग एंड कैंसर। टू प्रोटेक्ट द organism from aging, it is considered that telomeric sequence is highly important. Okay, तो इस तरीके से हमने क्रोमोसोम और टीलोमियर्स के क्रोमोसोम के टीलोमियर्स और सेंट्रोमियर के बारे में बात करें। थैंक यू सो मच।